हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं पीजीटी समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और फ्रेंड्स, इस बार प्रैक्टिस सेट लाने में थोड़ा सा टाइम हो गया क्योंकि कुछ पर्सनल इशू के वजह से। तो जिस तरह आप हमें सहयोग कर रहे हैं उसी तरह अपना सहयोग बना के रखिए। हम आपके लिए जो भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे वो सभी यूज़फुल रहेंगे और वीडियो को पूरा देखिए। और उसके अलावा अगर आप नोट्स बनाते हैं, जैसे प्रैक्टिस सेट के साथ साथ नोट्स भी बनाना चाहें, जैसे मार्क्स का क्वेश्चन आया तो मार्क्स का हम जो भी व्याख्या देते हैं उसको एक कॉपी में लिख लिया, तो इससे क्या होगा, आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जनांकी परिवर्तन माल्थस, ऑप्शन बी जनसंख्या का गतिशील घनत्व दुर्खिम, ऑप्शन सी सामाजिक नियंत्रण रॉस, या ऑप्शन डी भौतिक द्वंद्ववाद हीगल। तो अब जो कि एग्ज़ाम बहुत करीब है तो आप लोग भी गैस करने की कोशिश किया कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी भौतिक द्वंद्ववाद हीगल। ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए भौतिक द्वंद्ववाद किसने दिया? ये दिया मार्क्स ने। ठीक है, और हीगल ने जो दिया वो दिया भौतिक आत्मवाद। ठीक है, भौतिक आत्मवाद जो दिया वो दिया हीगल ने, और भौतिक द्वंद्ववाद दिया और ये दिया मार्क्स ने। तो देखिए बता देते हैं कि भौतिक द्वंद्ववाद जो कि मार्क्स का है, इसमें इन्होंने क्या कहा था? तो इसमें इन्होंने कहा था कि भौतिक जगत जो होता है, ठीक है, भौतिक जगत से विचारों का जन्म होता है। ठीक है, भौतिक जगत से विचार का जन्म होता है, ये मानते थे। वहीं जो हीगल थे जिन्होंने अपना भौतिक आत्मवाद दिया, ये मानते थे कि विचारों से, जो विचार होते हैं उससे भौतिक जगत का जन्म होता है। ठीक है, बस ये अंतर था हीगल और मार्क्स में, कि मार्क्स जो थे वो भौतिक जगत के अंदर विचारों का जन्म मानते थे, और हीगल जो थे जिन्होंने द्वंद्वात्मक या द्वंद्वात्मक आत्मवाद का सिद्धांत दिया, तो वो ये कहते थे कि विचार से भौतिक जगत का हुआ है निर्माण। इसीलिए वो मार्क्स ने स्वयं ये चीज़ें लिखी है कि मैंने हीगल के द्वंद्वाद को सिर अर्थात मस्तिष्क को आत्मा के बल खड़ा पाया है, और मैंने उसे पैर के बल मतलब पृथ्वी पर भौतिकता के आधार पर खड़ा कर दिया है। ये डेफिनेशन या ये चीज़ लिख करके आए थे कि ये कथन किसने कहे हैं? तो मार्क्स ने कहे हैं। और किस पर कहे थे? हीगल के द्वंद्वात्मक आत्मवाद पर कहा था। ठीक है, आई होप आपको भौतिक द्वंद्ववाद और हीगल का द्वंद्वात्मक आत्मवाद समझ में आया होगा। अब आइए समझ लेते हैं जनांकीय परिवर्तन जो कि माल्थस ने दिया, जनसंख्या का गतिशील घनत्व जो कि दुर्खिम ने दिया, और सामाजिक नियंत्रण जिसको रॉस ने वैज्ञानिक ढंग से सबसे पहले प्रस्तुत किया था कि क्या होता है। इन सब चीज़ों को आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले जनांकी की परिवर्तन जिसको माल्थस ने दिया। ठीक है, ये जो कि इतिहास और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, और इन्होंने 1798 में इनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इस निबंध में इन्होंने जनसंख्या की वृद्धि और जनसंख्यिकी परिवर्तन तथा दूसरी ओर सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तन का उल्लेख किया है। चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि इन्होंने जनसंख्या और संसाधनों के बीच गहरा संबंध बताया है, और इन्होंने संसाधन की जगह पे क्या यूज़ किया है? जीविका उपार्जन के साधन। ठीक है, तो ये आ सकता है कि माल्थस ने संसाधन शब्द के स्थान पे क्या प्रयोग किया है? तो जीविका उपार्जन के साधन शब्द का प्रयोग किया है। ठीक, अब ये क्या कहते हैं उस चीज़ों को समझते हैं। तो माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि जो होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में होती है, जबकि जीविका उपार्जन जो होता है वो समानांतर श्रेणी में बढ़ता है। मतलब जनसंख्या की वृद्धि हो रही है 2, 4, 8, 16, 32, 64, मतलब गुणोत्तर की 2 का 2 में गुणा किया 4, 4 का 4, 4 का फिर 2 में किया 8, 8 का 16, मतलब दुगना बढ़ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए। जबकि जीविका उपार्जन जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ रहा है। ठीक, एक क्रम के अनुसार बढ़ रहा है। तो इन्होंने यही कहा था कि शीघ्र ही जनसंख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि भरण पोषण लगभग असंभव हो जाएगा और भुखमरी और कुपोषण अनिवार्य हो जाएगा। और माल्थस के अनुसार 25 वर्ष बाद जनसंख्या जो है वो दुगनी हो जाएगी। ये माल्थस का कहना था। वहीं अगर बात करें जनसंख्या का गतिशील घनत्व जिसमें दुर्खिम, तो दुर्खिम का मत है कि सामाजिक परिवर्तन को क्रियाशील करने में कुछ बाहरी अवस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे
जनसंख्या में वृद्धि होने पर लोगों की आवश्यकताएं क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो उसको पूरा करने के लिए संस्थानों की पूर्ति के लिए नए साधनों की तलाश होगी, और जब नए साधनों की तलाश होगी तो जाहिर सी बात है उत्पादन बढ़ेगा और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिससे तो बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर पे क्या होगा, उत्पादन स्थापित किए जाएंगे। उसके कारण क्या होगा, श्रम विभाजन बढ़ेगा, और जब श्रम विभाजन होगा तो विशेष समूह भी उत्पन्न होंगे, और विशेषण के फलस्वरूप व्यक्तिगत भिन्नता भी बढ़ जाएगी। जब सभी अब लोग अपने बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, व्यक्तिगत भिन्नता भी बढ़ जाएगी, और अलग अलग व्यक्तियों का भी सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिए ये हुआ, इन्होंने बताया था कि जनसंख्या किस तरह बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आवश्यकताएं बढ़ेंगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो उनको साधन जुटाने के लिए कई चीज़ों का निर्माण करने की कई फैक्ट्रियां स्थापित होंगी। फिर क्या होगा, वहाँ श्रम विभाजन होगा, लोगों अपने बारे में सोचेंगे, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता बढ़ेगी, और ये क्या होगा, ये समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होगा। ये बात दुर्खिम ने बोला। ठीक है, अब अगर तीसरी बात करें सामाजिक नियंत्रण या रॉस के बारे में, तो देखिए सोशल कंट्रोल, जिसे हिंदी में सामाजिक नियंत्रण बोलेंगे, ठीक है, शब्द का अगर पहली बार पूछा जाए किसने प्रयोग किया तो 1894 में एल्बियन वुडबरी स्मॉल और जॉर्ज एडगर विंसेंट द्वारा समाजशास्त्र में इसे पेश किया गया था। तो देखिए इसे पूछा तो नहीं गया है, फिर भी पूछा जा सकता है। वैसे हमेशा जितनी बार पूछा गया रॉस के बारे में पूछा गया है, लेकिन सबसे पहले वर्ड पूछा जाए किसने किया तो 1894 में एल्बियन वुडबरी स्मॉल और जॉर्ज एडगर विंसेंट द्वारा इसका प्रयोग किया गया। लेकिन अगर व्यवस्थित रूप से पूछा जाए सोशल कंट्रोल का, तो 1901 ईस्वी में E.A. रॉस ने सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा को विस्तृत चर्चा किया, और इनके अनुसार सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से जिसके द्वारा समुदाय व्यक्तियों को अपने अनुरूप बनाता है। तो रॉस ने अपनी सोशल कंट्रोल पुस्तक में ये बोला कि सोशल कंट्रोल या सामाजिक नियंत्रण से उस तात्पर्य से या उस शक्ति से तात्पर्य होगा जिसके द्वारा कोई भी समुदाय अपने व्यक्तियों पर क्या होता है, नियंत्रण बना के रखता है। ठीक है, वहीं अगर मिशेल फूको के अनुसार बात किया जाए तो इन्होंने बताया कि सामाजिक नियंत्रण का कार्य अनुरक्षण से है, या अनुरक्षण प्रथम सामाजिक रहा है और दूसरा बाह्य दबाव के कारण रहा है। तो अनुरक्षण से मतलब मिशेल ने बताया था कि सामाजिक नियंत्रण जो होता है वो अनुरक्षण होता है, और पहला जो रहेगा वो सामाजिक रहेगा और दूसरा क्या होगा, दबाव के कारण रहेगा। वहीं अगर बात की जाए आर्गमन और निमकाफ ने सामाजिक नियंत्रण के बारे में क्या बात की है, तो इनकी जो पुस्तक है आ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें इन्होंने बताया है कि दबाव व प्रतिमान होता है सामाजिक नियंत्रण, जिसे समाज द्वारा बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, वही सामाजिक नियंत्रण कहा जाएगा। तो इन्होंने दबाव या प्रतिमान जिससे समाज के द्वारा सभी नियमों को बनाए रखा जाता है वो क्या होगा, सामाजिक नियंत्रण रहेगा। ये किसने बोला, आर्गमन एवं निमकाफ ने बोला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। माल्थस ने जनसंख्या परिवर्तन के बारे में क्या बोला, दुर्खिम ने क्या चीज़ अपने विचार रखे, सामाजिक परिवर्तन में किस तरह जनसंख्या महत्वपूर्ण देती है, जनसंख्या वृद्धि हो जाने से किस तरह सामाजिक परिवर्तन होता है, इस चीज़ के बारे में बात किया। और हीगल का द्वंद्वात्मक आत्मवाद तथा मार्क्स का भौतिक द्वंद्ववाद के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1988 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1993 में, या ऑप्शन डी 1995 में। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन हुआ वो 1992 में हुआ। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन हुआ कब हुआ, 1992 में हुआ। तो अब आइए राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग जो कि एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, और इसे किस अधिनियम के द्वारा, तो देखिए 30 अगस्त 1990 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। मतलब अधिनियम कब है, 1990 अधिनियम के तहत संख्या 20 के तहत जनवरी 1992 जो कि 31 जनवरी 1992 को इसका गठन किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग को पारित कब किया गया, 30 अगस्त 1990 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, और गठित कब किया गया, 31 जनवरी 1992 को। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर अध्यक्ष की पहली अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती जानकी पटनायक थी। वहीं दूसरे आयोग का गठन जब हुआ, राष्ट्रीय महिला आयोग के दूसरे आयोग का गठन हुआ तो वो कब हुआ, 1995 में हुआ, और इसकी अध्यक्ष कौन थी, डॉक्टर श्रीमती मोहिनी गिरी थी। ठीक है, तो देखिए या तो पहला दूसरा
अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ ये पूछा जाएगा, या फिर पहले आयोग की अध्यक्ष कौन थी या दूसरे, या फिर अभी जैसे वर्तमान में 7वें आयोग का बात किया जाए तो हो सकता है 6ठे आयोग का पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ें दिया है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए 6ठे आयोग का जो कि गठन कब किया गया, सन 2011 में किया गया। देखिए पहले आयोग 1992 में, दूसरा आयोग 1995 में, और अध्यक्ष पहले आयोग की श्रीमती जानकी पटनायक, दूसरे आयोग की अध्यक्ष श्रीमती मोहिनी गिरी, और वहीं 6ठे आयोग की बात की जाए जो कि अगस्त सन 2011 में गठित किया गया और इसकी अध्यक्ष कौन थी, ममता शर्मा थी। वहीं वर्तमान में अगर बात की जाए तो 7वां आयोग गठित किया गया जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग का सन 2014 में, और इसके अध्यक्ष कौन है, सुश्री ललिता कुमार मंगलम है। ठीक है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, सुश्री ललिता कुमार मंगलम है। ये कौन सा आयोग है, 7वां आयोग है जो कि गठन कब किया गया, सन 2014 में किया गया। अब जरूर दिमाग में ये बात आ रही होगी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन के लिए क्या उद्देश्य थे, क्यों इसे गठित किया गया। तो देखिए इसका अगर उद्देश्य की बात की जाए तो महिलाओं की संवैधानिक या कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उनकी शिकायतें जो भी होंगी उनका निवारण करना, और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों को सरकार को सलाह देना। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग का ये कार्य था कि महिलाओं के प्रति जो भी चीज़ें शिकायतें हैं, जो भी उन्हें चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, इन सब मामलों को सरकार के सामने रखना, जिसके माध्यम से महिलाओं की जो शिकायतें हैं उनका निवारण हो सके, उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक विकास में गति दी जा सके। इस आयोग का कार्य है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए द्विमुखी, ऑप्शन बी त्रिमुखी, ऑप्शन सी एकमुखी, या ऑप्शन डी अंतर्मुखी। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए द्विमुखी प्रक्रिया। तो नेतृत्व जो है वो एक द्विमार्गी या द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक, नेतृत्व या लीडरशिप जिसे इंग्लिश में बोलेंगे, तो लीडरशिप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। लीडरशिप मतलब अपने कार्यों को किसी और से करवाना, वो तभी हम करवा पाएंगे जब हमारे पास वो सारे गुण होंगे। ठीक है, नेतृत्व करने का। तो अब इस सब चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए नेतृत्व या लीडरशिप, तो नेतृत्व एक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए एक कॉमन कार्य करता है। तो लीडरशिप आप कब करेंगे, जब कोई एक ऐसा कार्य करेंगे जिसमें जो सभी लोग चाहते होंगे। ठीक है, और उसका नेतृत्व कौन कर रहे होंगे, आप कर रहे होंगे। आप क्यों करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो गुण लोगों में दिख रहे होंगे कि आप इसका इस चीज़ों का लीडरशिप कर सकते हैं, या आप उस आवाज़ को किसी भी चीज़ का मैटर आप ले लीजिए, आप पहुंचा सकते हैं। तो नेतृत्व जो होते हैं या लीडरशिप जो होते हैं उनके अंदर ये सब चीज़ें गुण होता है। ठीक है, उसी तरह जैसे बात की जाए, एलन कीट गेंटेक ने बताया कि नेतृत्व वह है जो अंततः लोगों के लिए एक ऐसा मार्ग बनाना जिसमें लोग अपना योगदान देकर कुछ भी असाधारण कर सके। ठीक, तो एलन कीट गेंटेक ने ये बात बोली थी कि नेतृत्व जो होता है वो एक ऐसा मार्ग बनाता है जिसका सभी लोग योगदान देते हैं और जिसके कारण कोई एक असाधारण कार्य जिसे नहीं कर सकते हैं और उनकी लीडरशिप में आके लोगों के द्वारा उस कार्य को किया जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए ओसवाल्ड स्पेंगलर ने क्या बोला, तो इनकी पुस्तक थी मैन एंड टेक्निक्स। ठीक है, इसको याद रखिए, मैन एंड टेक्निक्स पुस्तक किसकी है, ओसवाल्ड स्पेंगलर की है। और इन्होंने बताया कि इस युग में केवल 2 प्रकार की ही तकनीकी नहीं है, वरन 2 प्रकार के आदमी भी हैं। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने का और निर्देश देने की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार कुछ ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति आज्ञा मानने की होती है। ठीक है, तो ओसवाल्ड स्पेंगलर ने बोला कि समाज में तकनीकी ही अलग तरीके की नहीं है, व्यक्ति भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो निर्देश देते हैं और दूसरे होते हैं जो उसकी आज्ञा का पालन करने वाले। जैसे दूसरे कुछ व्यक्ति में आपने देखा होगा, वो कहते हैं नहीं मैं लोग मुझे बस बताते रहें क्या काम करना है, मैं वैसा ही काम करूँगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। तो जिसके अंदर ये भावना होता है उसके अंदर लीडरशिप की क्षमता होती है। ठीक है, और इसी के बारे में इन्होंने बोला था स्पेंगलर ओसवाल्ड ने कि ये मनुष्य में एक स्वाभाविक है और इसी के कारण ये संसार भी चल रहा है कि एक निर्देश देने की प्रवृत्ति रखता है कुछ मनुष्य, और कुछ मनुष्य उसे आज्ञा करने का पालन करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। तो इसी तरह ये संसार चल रहा है और इसी के आधार पर इन्होंने कहा था कि शासन करना, निर्णय लेना, निर्देशन करना, आज्ञा देना, ये सब एक कला होता है, एक कठिन तकनीक होता है। इसीलिए इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी मैन एंड टेक्निक्स। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जैसे प्रबंधक होता है अपने नीचे के कर्मचारियों को क्या करता है, आदेश देता है और वो आदेश उसे मानते हैं, लेकिन जैसे प्रबंधक के व्यवहार होगा उसी व्यवहार का नेतृत्व कर्मचारी भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ओसवाल्ड ने बताया।
और उसी तरह लेपियर और फ्रांसफोर्ड ने भी नेतृत्व की क्या परिभाषा दी है, सीमेन एंड मॉरिस ने, तथा किम्बल यंग ने नेतृत्व की क्या बात कही है, और पीगस ने। ये सब चीज़ें आपको अगर पढ़नी है, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। ज़्यादा अगर हम पढ़ के आपको बताएंगे तो आपके लिए वीडियोस लंबा हो जाएगा। इसको पढ़ने के लिए आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में जाके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तथा आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहते हैं और उसका आंसर भी मिलता रहता है। तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए, आप बस तैयारी करिए अच्छे से। और काफ़ी कुछ हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि पिछले कई महीने पुराने भी हैं, अगर उन्हें भी देखते हैं तो वो आपके लिए यूज़फुल ही रहेगा। ठीक है, तो अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, लर्नर भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन के लिए पश्चिमीकरण की अपेक्षा आधुनिकीकरण को अधिक पसंद किया है। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण उनमें नहीं है? ऑप्शन ए, पश्चिमीकरण एक संकुचित व सीमित अवधारणा है। ऑप्शन बी, पश्चिमीकरण केवल पश्चिम के प्रभावों का परिचायक है। ऑप्शन सी, यह एक स्थानीय लेबल है। या ऑप्शन डी, इसमें विदेशी संरक्षण का भाव उत्पन्न नहीं होता है। तो लर्नर ने जो कि पश्चिमीकरण की अपेक्षा आधुनिकीकरण को उन्होंने ज़्यादा पसंद किया, तो बताइए कौन सा ऐसा कारण है जो कि इसमें नहीं है भारतीय समाज में? तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें विदेशी संरक्षण का भाव उत्पन्न नहीं है। ये लर्नर ने भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन के लिए बात नहीं कही है। ठीक है, जबकि उन्होंने पश्चिमीकरण एक संकुचित व सीमित अवधारणा है, इसी कारण इन्होंने आधुनिकीकरण को अधिक पसंद किया। ठीक है, ये बात कही। दूसरा, पश्चिमीकरण केवल पश्चिम के प्रभाव का परिचायक है, इस बात को इन्होंने बोला, तथा ये एक स्थानीय लेबल है, ये सब इन्होंने बोला था। इसी कारण इन्होंने आधुनिकीकरण को अधिक पसंद किया। अब आइए जानते हैं कि लर्नर ने जो कि आधुनिकीकरण के बारे में क्या कहा, किस आधार पर इन्होंने आधुनिकीकरण की क्या विशेषताएं बताई कि किसे आधुनिकीकरण कहेंगे, उस चीज़ों को जानते हैं। तो देखिए, डैनियल लर्नर के अनुसार आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसका संबंध मुख्य रूप से विचारों और मनोवृत्तियों के तरीकों में बदलाव, नगरीकरण में वृद्धि, साक्षरता का बढ़ना, प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना तथा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि जैसे परिवर्तन है। ठीक है, और इसको अभी मैं समझाती हूँ, यहाँ पे भी पढ़ लीजिए। जैसे डैनियल लर्नर ने आधुनिकीकरण में पश्चिमी मॉडल का अपनाया था। जैसे पश्चिमी मॉडल में भी तो यही था कि नगरीकरण हो रहा था, साक्षरता दर बढ़ रही थी, तो उसी के आधार पे इन्होंने आधुनिकीकरण को बताया कि आधुनिकीकरण एक वो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होगा, विचार और मनोवृत्तियाँ व्यक्तियों की चेंज होगी। ठीक है, दूसरा, नगरीकरण में वृद्धि होगी कि नगरों का विस्तार बहुत हो रहा होगा। तीसरा, साक्षरता दर बढ़ रही होगी। चौथा, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही होगी। और पांचवा इन्होंने बताया था राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हो रही थी। यहाँ पे यही चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। हमने आपको समझा दिया है कि आधुनिकीकरण डैनियल लर्नर के अनुसार मनोवृत्तियों में वृद्धि होना, नगरीकरण बढ़ना, साक्षरता दर बढ़ना, प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना और राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होना, ये सब जो परिवर्तन होगा तब क्या होगा, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया होगी। ये डैनियल लर्नर का कहना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से किन के द्वारा किया गया अपराध श्वेतवसन अपराध कहा जाता है? ऑप्शन ए, किसी भिखारी के द्वारा। ऑप्शन बी, किसी विधवा द्वारा। ऑप्शन सी, उचित स्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी द्वारा। आई होप ये क्वेश्चंस का आंसर सभी को पता होगा कि श्वेतवसन अपराध किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उचित स्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा। अगर कोई अपराध किया जा रहा है तो वो अपराध किस श्रेणी में रखा जाएगा, श्वेतवसन अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। अब आइए इसे विस्तृत रूप से समझ लेते हैं कि श्वेतवसन अपराध क्या होता है। जैसे देखिए, श्वेतवसन अपराध को क्या क्या बोला जाता है, इसे अभिजात भी बोला जाएगा, भद्र वर्गीय अपराध भी बोला जाएगा, सफ़ेद वस्त्रधारी अपराध या सफ़ेद पोश अपराध। ठीक, तो ये सब चीज़ें एक ही चीज़ें हैं। ठीक, वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी बोल देंगे तब भी इसे इंग्लिश में यही बोलेंगे। ठीक है, तो अभिजात, अभद्र या भद्र वर्गीय अपराध, सफ़ेद वस्त्रधारी अपराध या सफ़ेद पोश अपराध, ये श्वेतवसन अपराध को ही कहा जाता है। और इस अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसे जाएगा, सदरलैंड को दिया जाता है। तो सदरलैंड ने श्वेतवसन अपराध की अवधारणा को विकसित किया और इन्होंने दिसंबर 1939 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के सभापति के रूप में अपने भाषण में श्वेतवसन अपराधिका का विचारात्मक तथ्य व्यक्त किया।
तो इन्होंने श्वेत वसन अपराध के बारे में सबसे पहले कहाँ पे व्यक्त किया था, कब बताया था इस शब्द को? तो ये 1939 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के सभापति के रूप में ये जब भाषण दे रहे थे, तब वहाँ पे इन्होंने श्वेत वसन अपराध का एक तथ्य रखा था तथा यह विचार व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी के शीर्ष के अंतर्गत दिया गया। सदरलैंड के अनुसार श्वेत वसन अपराध संभावित और उच्च सामाजिक स्थिति व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के दौरान किया जाने वाला अपराध होता है। ठीक है, तो श्वेत वसन अपराध वो होगा जो उच्च सामाजिक पद की स्थिति में रहेंगे, ठीक है, और उस स्थिति के दौरान या उस जिस पद पे हैं उस पद का दुरुपयोग करके अगर वो करें तो वो अपराध किस श्रेणी में रखा जाएगा? श्वेत वसन अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जीवन जगत प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ऑप्शन बी व्यवस्था प्रकार्यवाद, ऑप्शन सी अभिलेखीय पद्धति लोक विधि विज्ञान, या ऑप्शन डी उत्पादन प्रणाली मार्क्सवाद। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है यहाँ होगा ऑप्शन ए जीवन जगत, जो कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से ना होकर के प्रघटनाशास्त्र से या फिनोमेनोलॉजी से संबंधित है। आइए अब जानते हैं फिनोमेनोलॉजी या प्रघटनाशास्त्र क्या होता है। जैसे प्रघटनाशास्त्र के अगर प्रवर्तक की बात की जाएगी तो कौन है? होशल है, तथा इसके वास्तविक अगर संस्थापक की बात की जाएगी तो कौन है? अल्फ्रेड सुटर्स है। और इनके अनुसार या इनका तात्पर्य था कि अनुभवों के विस्तृत अध्ययन से होता है। घटना कोई भी हो जिसे व्यक्ति इंद्रियों द्वारा ग्रहण करता है और उसका अध्ययन करता है, उसे क्या कहेंगे? प्रघटनाशास्त्र कहेंगे। ठीक है, सुटर्स के विश्लेषण का केंद्र जो था वो प्रतिदिन का जीवन विश्व लाइफ वर्ड रहा है। तो सुटर्स ने जो जीवन जगत या जीवन विश्व के बारे में बात किया, उन्होंने बताया कि जब हमारा जो प्रतिदिन का दिनचर्या होती है, जो कार्य करते हैं, उसमें कुछ अनुभव डेली हमें प्राप्त होते हैं, उनके या इंद्रियों के द्वारा हमें कुछ ऐसे अनुभव प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग आगे भी हम उपयोग कर सकते हैं। और उसी के आधार पे इन्होंने अपना ये जीवन विश्व की अवधारणा दी। और इसमें जैसे सुटर्स के अनुसार यह जीवन विश्व एक अंतर्वैश्विक दुविधा युक्त जगत है जिसमें सामाजिक यथार्थ या सोशल रियलिटीज़ जो होती हैं पूर्वजों द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाएं अनेक विद्यमान होती हैं। तो देखिए इन्होंने बताया कि लाइफ वर्ड या जीवन जगत जो होता है ये क्या होता है? ये सामाजिक यथार्थ मतलब सोशल रियलिटीज़, जो सामाजिक हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी जो सोशल रियलिटीज़ होती है, जो उन्होंने अनुभव किया होता है अपने इंद्रियों के द्वारा, उसके ही आधार पे वो कई सारी सामाजिक व सांस्कृतिक संरचनाएं निर्मित करते हैं और उसी के अनुसार ये समाज में हमेशा विद्यमान रहती हैं। और इसे ही इन्होंने क्या बोला है? जीवन विश्व या लाइफ वर्ड बोला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ए.बी. टायलर की दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 7, ए.बी. टायलर की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का सबसे पुराना स्वरूप है? ऑप्शन ए प्रकृतिवाद, ऑप्शन बी जीवित सत्तावाद, ऑप्शन सी एक सत्तावाद, या ऑप्शन डी एकेश्वरवाद। तो बताइए ए.बी. टायलर ने धर्म का सबसे पुराना स्वरूप किसे माना है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी जीवित सत्तावाद। ठीक है, तो जीवित सत्तावाद को ए.बी. टायलर ने धर्म का सबसे पुराना स्वरूप माना है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं धर्म के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में अब जान लेते हैं। तो देखिए धर्म के उत्पत्ति संबंधी कुछ प्रमुख सिद्धांत है जो कि क्वेश्चन में जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि जो भी सिद्धांत है उसके प्रतिपादक जरूर पूछे जाते हैं, या इस सिद्धांत की क्या उद्देश्य रहा है या किस आधार पर किया गया है वो सब पूछा जाता है। तो थोड़ा सा इसमें जानने की जरूरत है। जैसे धर्म की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत पहला है वो आत्मवाद या जीववाद का सिद्धांत। तो इसके जो प्रतिपादक है कौन है? टायलर है, तथा समर्थक इसके स्पेंसर ने भी दिया है। ठीक है, तो स्पेंसर ने भी इसे समर्थन दिया है। तो अगर पूछा जाए स्पेंसर धर्म की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो आत्मवाद या जीववाद के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, जबकि टायलर इस सिद्धांत के प्रतिपादक है। और टायलर ने जो है आत्मा को दो भागों में बांटा है, एक शरीर आत्मा और एक स्वतंत्र आत्मा। ठीक, तो इन्होंने धर्म की उत्पत्ति को आत्मवाद या जीववाद का सिद्धांत दिया और इन्होंने आत्मा को क्या दो भागों में बांटा, एक शरीर आत्मा और एक स्वतंत्र आत्मा। अब दूसरी बात किया जीवित सत्तावाद या मानवतावादी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कॉगरिंगटन, मैरेट तथा पियूस हैं। ठीक है, तथा
मलेशिया के लोग अलौकिक शक्ति को माना के नाम से पुकारते थे और यह माना को ओरेंडा या बकंडा भी कहा जाता है। ठीक है, तो अलौकिक शक्तियों को मलेशिया के लोग किस नाम से बुलाते थे? तो माना के नाम से। और माना को क्या बोला जाता है? ओरेंडा या बकंडा भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत को टैबूवाद या निषेध का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि किस सिद्धांत को टैबूवाद या निषेध का सिद्धांत कहा जाएगा? तो जीवित सत्तावाद या मानववादी सिद्धांत को टैबूवाद या निषेध का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। वहीं प्रकृतिवाद का सिद्धांत, तो इसके प्रतिपादक कौन है? मैक्स मूलर हैं। ठीक, प्रकृतिवाद के सिद्धांत किसने दिया? मैक्स मूलर ने दिया। तथा धर्म की उत्पत्ति को इन्होंने प्राकृतिक शक्तियों घटनाओं की पूजा में ढूंढा। और मैक्स मूलर जो थे वो संस्कृत भाषा के विशेषज्ञ थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया कि मैक्स मूलर किस भाषा के विशेषज्ञ थे? संस्कृत भाषा के विशेषज्ञ थे। तथा इन्होंने प्रकृति को महत्वपूर्ण माना कि प्रकृति में अनेक घटनाएं होती हैं और उससे पूजा का समाधान ढूंढा गया और इसी से धर्म की उत्पत्ति हुई, ये मानते हैं। वहीं अगर बात की जाए दुर्खिम ने जो कि टोटमवाद का दिया, इसे धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत भी बोला जा सकता है कि धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया? दुर्खिम ने, जिसे टोटमवाद बोलेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? समाज को देवता माना और कहा कि धर्म जो होता है सामूहिक जीवन का प्रतीक होता है। तथा दुर्खिम ने अपने धर्म संबंधी अवधारणा ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर किया। तथा इन्होंने विश्वास और अनुष्ठानों को धर्म में सम्मिलित किया। ठीक है, इन्होंने विश्वास को और अनुष्ठान को दोनों को धर्म में सम्मिलित किया। तथा विश्वास को इन्होंने दो भागों में बांटा। एक विश्वास को इन्होंने धर्म कहा और दूसरा अपवित्र, जो एक पवित्र विश्वास था उसे इन्होंने धर्म कहा। ठीक है, यहाँ पे पवित्र होगा, आगे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला जो है ये पवित्र विश्वास है, इसको धर्म कहा। और जो अपवित्र विश्वास होगा वो क्या होगा? जादू के अंतर्गत इन्होंने रखा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वर्तमान ग्रामीण सामाजिक संरचना के विषय में दिए गए निम्नलिखित निष्कर्षों का ध्यान दीजिए। 1. आज भी ग्रामीण शक्ति संरचना में उच्च वर्ग व जातियों में शक्ति केंद्रित है। 2. निम्न जातियों व वर्ग शक्ति प्राप्त में स्पर्धा में संगठित हुई है। 3. ग्रामीण शक्ति संरचना के जिन नए धर्मनिरपेक्ष व प्रजातांत्रिक आधारों को विकसित करने का प्रयास किया गया है वह अभी भी प्रभावी नहीं है। या 4. ग्रामीण संरचना आज भी विभिन्न जातियों की संपन्नता विपन्नता से प्रभावित है। तो ये जो है ये ग्रामीण संरचना के विषय में किसने कहा है, इस चीज को पूछा गया है। ऑप्शन ए सी मेयर, ऑप्शन बी एस कोहेन, ऑप्शन सी OP शर्मा या ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, योगेंद्र सिंह। तो योगेंद्र सिंह ने जो कि ग्रामीण सामाजिक संरचना के विषय में बात किया है, तो उन्होंने बताया है कि ग्रामीण शक्ति संरचना में जो होता है उच्च वर्ग व जातियों में क्या होता है, शक्ति केंद्रित होती है तथा निम्न जातियों व वर्ग शक्ति प्राप्त में स्पर्धा में संगठित होती है। मतलब निम्न जातियाँ जो होती है वो स्पर्धा करती हैं। तथा ग्रामीण शक्ति संरचना में जिन नए धर्मनिरपेक्ष व प्रजातांत्रिक आधारों को विकसित करने का प्रयास किया गया वह भी अभी प्रभावित नहीं हुआ है। इस बात को इन्होंने ग्रामीण शक्ति संरचना में बात रखी है। और चौथी इन्होंने बात कही है योगेंद्र सिंह ने कि ग्रामीण संरचना आज भी विभिन्न जातियों की संपन्नता विपन्नता से प्रभावित होती है या रही है। ठीक है, तो इन सब पॉइंट को याद रखिएगा। इसको किसने बोला है ग्रामीण संरचना के विषय में? योगेंद्र सिंह ने बोला है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में माने जाते हैं, ये किसने कहा है? ठीक है, तो ये चीज़ किसने बोला है कि गरीब जो होते हैं वो धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन ए गुनार मेडल, ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस, ऑप्शन सी फ्रांस फैनले या ऑप्शन डी हर्बर्ट जे गेंस। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। गुनार मेडल ने जो बोला है, इन्होंने बोला है कि गरीब जो होते हैं वो धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं। इस डेफिनेशन को अच्छे से याद रखिएगा कि गरीब के बारे में, ठीक है, कि किसने बोला है कि धरती के दलित या चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, तो गुनार मेडल में। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गुनार मेडल ने किसे धरती के दलित व चौथी दुनिया के रूप में माना है या जाना है, तो गरीबों को इस रूप में इन्होंने माना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए व्यवसाय, ऑप्शन बी आर्थिक लाभ, ऑप्शन सी अवैध संबंध या ऑप्शन डी सामाजिक प्रतिष्ठा। तो वेश्यावृत्ति की कौन सी विशेषता नहीं है, इसकी बात की गई है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी
सामाजिक प्रतिष्ठा, जो कि वैश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप आराम से इसे कर सकते थे। तो सामाजिक प्रतिष्ठा जो कि वैश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है। तो आइए हम इसको भी थोड़ा सा बता देते हैं कि वैश्यावृत्ति क्या होता है। ठीक है, देखिए वैश्यावृत्ति, जब कोई स्त्री किसी पुरुष से जो कि उसका पति नहीं है अथवा पुरुष किसी स्त्री से जो कि उसकी पत्नी नहीं है यौन संबंध स्थापित करता है या करती है और उसके बदले में उसे धन या किसी प्रकार की वस्तु प्राप्त होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, एक तरह से वैश्यावृत्ति कहा जाता है। ठीक है, और इसके संबंध में जो अधिनियम 1956 में आया, जिसे स्त्रियों एवं कन्याओं के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, ठीक है, इसके अनुसार बोला गया कि वैश्यावृत्ति वह स्त्री होती है जो कि धन या वस्तु के बदले अवैध यौन संबंधों के लिए अपना शरीर पुरुष को सौंपती है। इस प्रकार अवैध संबंध के लिए शरीर अर्पित करना ही वैश्यावृत्ति कहलाता है। ठीक है, और यह माना जा रहा है कि वैश्यावृत्ति सबसे पुराना पेशा है और दक्षिण भारत में इसे क्या बोला जाता है, देवदासी प्रथा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण भारत में वैश्यावृत्ति को क्या बोला जाता है, तो देवदासी प्रथा बोला जाता है। वहीं महाराष्ट्र में इसे मुरली बोला जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कर्नाटक में इसे वाशवी और नामिका आदि कहा जाता है। ठीक है, यह प्रथा धार्मिक वैश्यावृत्ति की श्रेणी में आता है। तो ये जो नाम दिए गए हैं, देवदासी प्रथा, मुरली और कर्नाटक में वाशवी या नामिका, ये सब क्या है, एक धार्मिक वैश्यावृत्ति की श्रेणी में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, बस इतना सा इसमें याद रखने योग्य है। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे कि जो भी टाइम बचा है उसमें आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाए और काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारा भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ता है कि आप लोग वॉच कर रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।